इम्पोर्टेंट टाइप्स, चलो सब इम्पोर्टेंट टाइप्स पहले फिनिश कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया है पूरा, आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि 3 तरह के फ्रिक्शन आ रहे हैं। वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक जैसा नाम है इसका कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब बॉडी रेस्ट में या दो कांटेक्ट सरफेस आपस में जब घसटा नहीं रहा हो, उस समय ये फ्रिक्शन स्टैटिक लगते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन तब लगते हैं जब बॉडी एट द पॉइंट ऑफ मोशन हो, जस्ट चलने की स्थिति में हो, उस समय फ्रिक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू वर्क करता है, और उस फ्रिक्शन को ही लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको एक आइडिया देता है कि एक सरफेस जो है वो किसी बॉडी को घसटाने से रोकने के लिए मैक्सिमम कितनी फ्रिक्शन फोर्स लगा सकता है। दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। और तीसरा जो फ्रिक्शन बताया था काइनेटिक फ्रिक्शन, ये तब लगता है जब बॉडी एक सरफेस के ऊपर घसटा रहा होता है, तब ये फ्रिक्शन का वैल्यू लगता है। चाहे वो उसके घसटाने की एक्सेलरेशन जो भी हो, स्पीड जो भी हो, अगर घसटा रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन। ये 3 तरह के फ्रिक्शन की बात मैंने की थी। सो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में सबसे पहले हम फ्रिक्शंस 3 हैं। एक्चुअली में फ्रिक्शन 2 ही है, एक स्टैटिक है और एक काइनेटिक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का ही मैक्सिमम वैल्यू है, फिर भी हम इसको अलग अलग पार्ट में पढ़ते हैं। तो ये है स्टैटिक फ्रिक्शन। ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। सुननी तो पहले हमारा बतिया काइनेटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन ये तब लगता है व्हेन देयर इज ऐसा नहीं बोलना, अपने कर दिया ठीक जाइए, पागल है। स्लिपिंग नहीं हो या स्लाइडिंग नहीं हो, उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन ये तब लगते हैं एट पॉइंट ऑफ मोशन, जस्ट घसटाने की स्थिति होती है तब लगते हैं, या अबाउट टू मूव, चलने की स्थिति में लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन ये हमको देता है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू होता है। अगर आपको किसी भी सरफेस के द्वारा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, अगर ये पता लगाना है तो आप ये लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालें। काइनेटिक फ्रिक्शन ये होता है जब बॉडी घसटा रहा होता है, व्हेन देयर इज स्लाइडिंग, जब स्लाइड हो रहा है तब ये फ्रिक्शन। तीनों की स्थिति अलग अलग है। स्टैटिक फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड क्या होंगे? तो स्टैटिक फ्रिक्शन के जो मैग्नीट्यूड है, स्टैटिक फ्रिक्शन ये बराबर होता है, इसको हम अगर दूसरे पॉइंट में लिखते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे लास्ट क्लास में मैंने ये सारा चीज बताया था। तो जब हम ये जो फोर्स जो लगा रहे हैं राइट साइड में, जो फोर्स बॉडी को
घसटा के आगे ले जाने की टेंडेंसी रखता है, इस फोर्स को बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। जो फोर्स बॉडी को घसटा के दूर ले जाना चाहता है, इस फोर्स को बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। आप देख रहे होंगे कि ये जो फोर्स है ड्राइविंग फोर्स और पीछे जो फ्रिक्शन है, दोनों के वैल्यू इक्वल है, क्योंकि इसको रुकना है, इसको घसटाना नहीं है। ये हम ड्राइविंग फोर्स का वैल्यू राइट साइड में देखो 2 न्यूटन लगाए हैं तो फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन हो गया, राइट साइड में 4 न्यूटन लगाए तो पीछे भी 4 न्यूटन हो गया। तो जितनी ड्राइविंग फोर्स लग होती है उसी के बराबर में स्टैटिक फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड। सो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स। दैट इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स। ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन तुम देख रहे हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसके मैक्सिमम वैल्यू होते हैं या इसके वैल्यू होते हैं म्यू एस इंटू एन, और ये ड्राइविंग फोर्स के भी बराबर हो सकते। जैसे कि आप देखो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन, ड्राइविंग फोर्स का वैल्यू है 10 न्यूटन और इसका जब मैक्सिमम वैल्यू निकाले हैं तो 10 न्यूटन म्यू एस इंटू एन से। तो म्यू एस इंटू एन से भी आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो, या वो कौन सी फोर्स है जो बॉडी चलने की स्थिति में लाता है, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स, उसके बराबर भी हम कर सकते हैं। और काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन होते हैं, ये हमेशा वैल्यू होते हैं म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू। ये 3 वैल्यू याद रखनी है, कब कब लगते हैं ये जान के रखनी है। जब घसटा रहा होगा तो फ्रिक्शन म्यू के इंटू एन लगाएंगे, जब रुका होगा तो देख लेंगे स्थिति कैसी है। और ये जो ड्राइविंग फोर्स है ये डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। चलने की स्थिति में होगी तो म्यू एस इंटू एन वैल्यू होगा, रुकी हुई है तो ड्राइविंग फोर्स के बराबर होगा। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये सेल्फ एडजस्ट कर लेता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तुम यहाँ देखो ध्यान से, जब आपने 0 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन 0 लगा, जब आपने 2 न्यूटन लगाया, ये हम लगा रहे हैं एक्सटर्नली, ये फोर्स हम लगा रहे हैं, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है ये सरफेस लगा रहा है, ये जो सरफेस है टेबल वो लगा रहा है। और तुम गौर से देख रहोगे तो तुमको यहाँ आश्चर्य होगा कि जब हम यहाँ 2 न्यूटन लगाया है तो सरफेस भी 2 न्यूटन लगाया, जब आप 4 न्यूटन फोर्स बढ़ा दिए तो सरफेस भी देखो 4 न्यूटन कर दिया, जब आप 8 न्यूटन किए तो सरफेस भी 8 न्यूटन। आपका ये नकल कर रहा है, खुद ब खुद अपना वैल्यू को एडजस्ट कर ले रहा है ताकि इस बॉडी को अपने ऊपर घसटाने से रोक सके। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वही सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एडजस्टिंग के फैमिली में आता है, और ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन ये सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है, ये अपना मान फिक्स रखता है, इट इज फिक्स्ड, इट इज फिक्स्ड, ये भी फिक्स्ड, ये अपना मान चेंज नहीं करता। ओके, तो ये फ्रिक्शन की कुछ पॉइंट है। एक बात यहाँ नोट रखिएगा, नोट कीजिएगा,
ये जो म्यू के दो वैल्यू आप देख रहे हैं, एक है म्यू के जिसका मान पहले मैंने लिख दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये है म्यू एस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो लिमिटिंग जो फ्रिक्शन होते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। और काइनेटिक फ्रिक्शन भी जो होते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। अगर आप नॉर्मल फोर्स को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ जाएगा, या नॉर्मल फोर्स बढ़ाएंगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का भी वैल्यू बढ़ जाएगा। म्यू एस और म्यू के, ये जो दो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, वो दिए गए दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस के लिए फिक्स्ड रहते हैं ना। दूसरा पॉइंट, म्यू एस एंड म्यू के आर रिमेन फिक्स्ड फॉर ए गिवन pair of contact surfaces. आप म्यू के और म्यू एस के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेसेस, है ना। अगर आप कॉन्टेक्ट सरफेसेस के नेचर चेंज करना मतलब क्या हुआ, जो सरफेस पे घस्ट आ रहा है उसको थोड़ा पॉलिश कर दिया, तो म्यू एस म्यू के का मान चेंज हो सकता है। या उसके ऊपर में थोड़ा सा आपने वाइल छिड़क दिया, वाइल छिड़कने से फिसलन हो जाएगा, चिकना हो जाएगा, इससे म्यू एस म्यू के का वैल्यू चेंज हो सकता है। लेकिन अगर आपके कॉन्टेक्ट सरफेसेस फिक्स्ड है तो म्यू एस म्यू के का वैल्यू सेम रहे। इट डिपेंड्स ऑन, ये जो दोनों है म्यू के और म्यू एस, डिपेंड्स ऑन द रफनेस ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस, रफनेस ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेसेस। अगर आप रफनेस, कॉन्टेक्ट सरफेसेस के रफनेस चेंज करेंगे तो म्यू एस और म्यू के पर फर्क पड़ेगा, नॉर्मल पे फर्क नहीं पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंगली आपके फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो सकते। तीसरा जो पॉइंट है, इन जनरल mu s is slightly greater than mu k। जो mu s है वो थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होते दोनों के बीच में, स्लाइटली ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ म्यू के, है ना। म्यू एस जो है वो स्लाइटली ज्यादा होता है म्यू के से, और इसलिए जो लिमिटिंग फ्रिक्शन के वैल्यू होते हैं वो काइनेटिक फ्रिक्शन के वैल्यू से थोड़े से ज्यादा। ओके, घसटाने की स्थिति में जो फ्रिक्शन लगते हैं उस केस में जो स्ट्रेंथ उसका होगा, और जब बॉडी घसटा रहा होता होगा उस केस में जो फ्रिक्शन होगा वो दोनों में थोड़े से फर्क होगा। जैसा कि आपने यहाँ देखा होगा इस एग्जांपल में, जब घसटा रहा होता है एट द पॉइंट ऑफ मोशन, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, देखो इसका वैल्यू है 10 न्यूटन, और जब बॉडी घसटाने स्टार्ट कर दिया उस समय फ्रिक्शन के वैल्यू देखो घट गए 9 न्यूटन। वो कारण क्या है इसके 9 न्यूटन होने का, क्योंकि इस प्रॉब्लम में देखो म्यू एस की वैल्यू म्यू के की वैल्यू अलग है। Okay, so is this in problem, if in problem, अगर किसी प्रॉब्लम में the coefficient of friction mu is given without specification, अगर किसी प्रॉब्लम में देखो म्यू के तो दो ही वैल्यू होते हैं, एक होते हैं म्यू एस, एक होते हैं म्यू के, ठीक है।
लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम में, ज्यादातर प्रॉब्लम में आपको देखोगे तो ना म्यू एस बोलेगा ना म्यू के बोलेगा, सिर्फ म्यू दे देगा, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, और उसका नाम नहीं बोलेगा कि वो स्टैटिक है कि काइनेटिक। तब उस केस में आप क्या मानेंगे? तब उस केस में विदाउट स्पेसिफिकेशन म्यू की कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वैल्यू दे दी गई, देन अगर आपको म्यू एस की जरूरत है तो आप वही म्यू ले लो, अगर आपको म्यू के की जरूरत है तब भी आप वही ले लो। देन टेक म्यू एस इज इक्वल टू के या म्यू एस इक्वल टू म्यू, या म्यू के का वैल्यू आपको जरूरत है तो म्यू ले लो, विच एवर इज नीडेड, विच एवर नीडेड। मतलब कि दोनों म्यू की वैल्यू इसी से काम चलाना। सो ये था टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। अब छोटा सा एक हम आपको यहाँ पर चीजें दिखा रहे हैं, थोड़ा समझिएगा इसको। हाउ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कैसे लगता है किसी इन एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल में फ्रिक्शन फोर्स जो दो कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच काम करते हैं वो बेसिकली करते कैसे हैं? जनरली जब तुम किसी सरफेस को देखोगे, है ना, तो अगर आप नेक्ट आई से देखोगे तो उसके जो सरफेस हैं वो आपको प्लेन नजर आएंगे, स्मूथ नजर आएंगे। जब आप नेक्ट आई से देखोगे तो जैसे मान लो ये आपका कोई टेबल है ना, ये टेबल है, ये रखा हुआ है, तो देखोगे तो ये सरफेस जो है उसकी एकदम से सीधा और सरफेस एकदम साफ स्मूथ नजर आए। लेकिन जब आप इसी सरफेस को स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये जो सरफेस है स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप से देखने के बाद ये कुछ अनइवन, उबड़ खाबड़ नजर आए। कोई भी सरफेस, जैसे मान लो ये मेरा मोबाइल है, इसका जो स्क्रीन है वो एकदम से देखने में लग रहा है एकदम चिकना है, लग रहा है एकदम चिकना है, लेकिन आप जब इसको स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इसके जो ऊपर के सरफेस है वो काफी ज्यादा अनइवन नजर आएंगे। तो बाय सीइंग ए स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप, एक्चुअल जो इसकी एटॉमिक लेवल में जो शेप होती है सरफेस की, जो कॉन्टेक्ट सरफेसेस की जो शेप इरेगुलर होती है। खुले आंख से देखने पर तो एकदम लगेगा प्लेन है, लेकिन ये एक्चुअली में प्लेन नहीं होते। और अगर इसके ऊपर में कोई हम दूसरा सरफेस रख देंगे उसका भी सरफेस अनइवन होगा। जब हम इसके ऊपर में कोई दूसरा सरफेस रख देंगे तो वो कुछ इस तरह से हो, इस तरह से हो। और जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट बनाएंगे तो खुले आंख से देखोगे तो लगेगा कि ये दो सतह पूरी एरिया में सटा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में वो पूरे एरिया में सटा हुआ नहीं रहता। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये एक सतह है और इसके ऊपर में हम इसको रख देते हैं और ये दोनों सटा हुआ लग रहा है, तो लग रहा होगा कि इसका ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा जो एरिया है और ये पूरा एरिया सटा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में पूरा एरिया सटा नहीं रहता। जब आप स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसका जो कांटेक्ट, एक्चुअल कांटेक्ट एरिया है बस यही है, देख रहे हैं ना, ये वाली, यही वाला पॉइंट कांटेक्ट, बस यही पॉइंट कांटेक्ट। सो एक्चुअल कांटेक्ट एरिया जो होता है, एक्चुअल कांटेक्ट एरिया is
very, very small in comparison to the area of contact appears. जो हमें दिखता है कि इतना एरिया सटा हुआ है, एक्चुअली में वो एरिया बहुत। अब देखो ध्यान से, इसके जो सरफेस है, यहाँ के ये जो पहला बॉडी है ए, ये जो दूसरा बॉडी है बी, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स, ए के इलेक्ट्रॉन्स और नीचे बी के इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ये दोनों आपस में एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप करता है। एक मिनट ठहर जाओ। एरिया हमें सटा हुआ आंख से दिखता है, और ये जब सटते हैं तो यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं, और वो बॉन्ड बेसिकली बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। आप इसको कोवेलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। मान लेते हैं कि ये जो दूसरा ब्लॉक है नीचे वाला वो फिक्स्ड है, और जब हम ऊपर वाले ब्लॉक को आगे की तरफ खींचते हैं, आगे की तरफ जब हम इसको खींचते हैं तो वो इमीडिएट नहीं खींचा पाता, कारण कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये सारे बॉन्ड इसको अपनी जगह पर स्टैटिक रखने का कोशिश करते हैं। जैसे जैसे हम ये फोर्स को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब ये बॉन्ड टूटने के कगार पर आ जाता है, और फिर जब हम और फर्दर फोर्स को बढ़ाते हैं, ये बॉन्ड जो है यहाँ से टूट जाता है, और जैसे ही ये टूटता है तो ये जो पॉइंट मान लो है, ये आकर के फिर इसके साथ कांटेक्ट बना लेता है ना। जब ये ऊपर से स्लाइड करना शुरू कर देता है तो हर एक पॉइंट जो है एक, वो आगे वाले पॉइंट के साथ कांटेक्ट बना लेता है। ये अब इसके पॉइंट के साथ कांटेक्ट, और यहाँ जब कांटेक्ट बनाता है तो फिर न्यू जो है बॉन्ड क्रिएट हो जाते हैं, और इस तरह से जब ये बॉडी स्लाइड करना शुरू करता है सरफेस पर, तो बॉन्ड टूटते हैं और न्यू बॉन्ड जो है वो क्रिएट होते हैं। फिर बॉन्ड टूटते हैं और न्यू बॉन्ड क्रिएट होते हैं। जब ये न्यू बॉन्ड टूटता है तो अंडर दी ये जो जहां पर आपस में बॉन्ड टूटा है वहां के मटेरियल डिफॉर्म हो जाते हैं। जहां पर भी बॉन्ड टूटा वहां के मटेरियल डिफॉर्म हो जाते हैं, और वो डिफॉर्मेशन वाइब्रेशन जो है वो दोनों बॉडी के भीतर में फैल जाता है, जिससे इन सारे ये दोनों बॉडी के मॉलिक्यूल्स जो है रेंडम मोशन उसके बढ़ जाते हैं। रेंडम मोशन में बढ़ जाने के कारण दोनों बॉडी जो है वो एपियर होता है एज इन फॉर्म ऑफ हीट। ये जो एनर्जी डिसिपेट हुआ बॉडी के भीतर, वो उस बॉडी को गर्म कर देता है, और इस वजह से जब एक सरफेस पर दूसरा बॉडी घसटाना शुरू करता है तो बॉडी गर्म हो जाती है। ये गर्माहट कहाँ से आता है बेसिकली? ये बेसिकली गर्माहट आता है जब ये बॉन्ड टूट रहे, जब तक वो घसटाएगा नहीं, जब तक सटा हुआ रहेगा तब तक नहीं गर्माएगा, है ना। फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, लेकिन वो गर्माएगा नहीं। गर्माएगा तब जब बॉन्ड टूटेंगे तब जब ये बॉडी स्लाइड करना शुरू करेगा। और उस पीरियड में बेसिकली क्या होता है कि बॉन्ड जब टूटते हैं तो जहां पर बॉन्ड टूटे हैं उसके अंडर के मॉलिक्यूल्स जो है वो डिफॉर्म होते हैं, और डिफॉर्म एनर्जी जो है ना, वाइब्रेशनल एनर्जी बेसिकली वहां पर बनता है। वो पूरे बॉडी के भीतर में डैम्प्ड हो जाता है वो एनर्जी, और वो एनर्जी डैम्प्ड मतलब वो एनर्जी बॉडी के भीतर में फ्लैक्ट हो जाता है, जिसके कारण उसके मॉलिक्यूल्स के रेंडम मोशन बढ़ जाते हैं। रेंडम मोशन बढ़ जाने से उसकी जो है इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, और इंटरनल एनर्जी के बढ़ जाने से बॉडी जो है वो हीटेड एपियर होते हैं।
ये कई तरह के जो चैनल है ना, चेन है, उसके साथ ये काम करता है और जाकर के बॉडी जब घसटाता है तो बॉडी बनाओ। तो नॉर्मली हम सीधे बोलते हैं जब बॉडी घसटा रहा है तो गर्म हो जाता है। बेसिकली वो गर्म होने के कई स्टेप्स जो है वो हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहां से फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है। तो ये दोनों जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं है, ऊपर नीचे एक एक्शन है तो एक रिएक्शन। यही जब हम इसको खींचते हैं, ये फोर्स जो है वो कुछ इस तरह से गहरा हो जाता है और इसी फोर्स का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर काम करता है। एक कंपोनेंट को फ्रिक्शन, एक कंपोनेंट को नॉर्मल फोर्स हम कहते हैं। ये हुआ ऊपर वाले में, और नीचे वाले में भी इसके दो कंपोनेंट हुए, एक को हम फ्रिक्शन और एक को हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। इस तरह से एटॉमिक लेवल में फ्रिक्शन फोर्स काम करते हैं। ओके, सो जब तक ये स्लाइड नहीं कर रहा है तब तक याद रखिए फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगा, लेकिन वो फ्रिक्शन फोर्स गर्म नहीं करेगा। गर्म तब करेगा बॉडी को जब ये बोन टूटेगा। ओके, तो व्हेन बॉडी स्लाइड्स, व्हेन ए ड्राइविंग फोर्स, जब एक ड्राइविंग फोर्स, ये जो ड्राइविंग फोर्स मैंने आपस लगाया है, मेक द बॉडी स्लाइडिंग, है ना, द bond under the contact ब्रेक, जो बॉन्ड होते हैं कांटेक्ट के अंदर में वो ब्रेक होते हैं, टूटते हैं। एंड मटेरियल अंडर द बॉन्ड, ना, मटेरियल अंडर द बॉन्ड इज डिफॉर्म, ये डिफॉर्म्ड हो जाता, डिफॉर्म तो होते हैं और फिर आगे चल के एंड न्यू बॉन्ड क्रिएटेड। यहां से तो यहां का तो बॉन्ड टूट गया, लेकिन जब ये वाली पॉइंट यहां पहुंचा तो एक नया बॉन्ड बन गया, फिर वहां टूटेगा तो आगे बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कांटेक्ट बनाएगा, और जहां कांटेक्ट बनाएगा वहां बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड टूटते बनते रहते हैं। तो इस प्रक्रिया में बेसिकली क्या होता है कि पूरी जो मटेरियल है ऊपर के सरफेस की और इस बॉडी के भी, इस बॉडी के भी, है ना, वो डिफॉर्म्ड होते रहते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होगा, डिफॉर्मेशन send the vibration, है ना, vibrational wave into the body, बॉडी के भीतर वाइब्रेशनल वेव भेजते हैं, which finally damped into the body, जो बॉडी के भीतर ही दब जाता है, बॉडी के भीतर, बॉडी के द्वारा ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है वो पूरी जो वेव की एनर्जी है ना, वो जो पूरी एनर्जी है वेव के साथ जो बना है वो पूरे बॉडी के भीतर डैम्प्ड हो जाते, उसी के बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ड्यू टू दिस द इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी, या ऐसे लिख, ड्यू टू दिस द रैंडम मोशन, ये हम नेक्स्ट पेज में डिस्कस, जिसके कारण ये जो बोन टूटा, बोन टूटने से जो वाइब्रेशनल वेव जो है पूरे बॉडी में सेंड किया गया, वो पूरी जो वेव है वो बॉडी के भीतर ही एब्जॉर्ब कर लिए गए। उसके कारण क्या होगा, द random motion of molecules of bodies increases and hence its internal energy increases। internal energy जो है
बॉडी की बढ़ जाती है। और जब इंटरनल एनर्जी बढ़ता है तो दो बातें होती हैं। एक, या तो बॉडी गर्म होगा, दूसरा या तो उसका स्टेट चेंज होगा, मतलब सॉलिड से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से गैस बनेगा। ये सब बनते हैं इंटरनल एनर्जी के बढ़ने से, या नहीं तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ जो है, अगर दो बॉडी सॉलिड्स हैं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ने के कारण जो है उसका इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर इंक्रीज कराता है। ड्यू टू दिस टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीज, बॉडी की जो है टेम्परेचर बढ़ जाती है। तो गर्म जो, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि जब दो बॉडी घसटाते हैं, है ना, जब फ्रिक्शन लगता है तो फ्रिक्शन कौन सा लगता है जिससे कि बॉडी गर्म होता है? तो पहली बात है काइनेटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन पे गर्म नहीं होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन पे गर्म नहीं होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन पे गर्म। काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब जब बॉडी घसटा रहा है, घसटाएगा तभी कांटेक्ट के बॉन्ड टूटेंगे, तभी वाइब्रेशनल वेव जो है बॉडी के भीतर भेजा जाएगा, वही उसके भीतर के मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन बढ़ाएगा, वही उसके कारण उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, जिस इंटरनल एनर्जी के बढ़ने से उसके टेम्परेचर रेज होंगे। तो ड्यू टू दिस टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ये था जो फ्रिक्शन एक्चुअली में लगते हैं। और इसीलिए जो फ्रिक्शन फोर्स होते हैं वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पर जो आपको दिखता है उस पर डिपेंड नहीं करता। Therefore, the friction force is independent to the area of contact surfaces. एरिया ऑफ कांटेक्ट सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जो एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो बहुत 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 कम होते हैं इन कंपैरिजन टू जो एरिया हमको कांटेक्ट में दिखा। एरिया ऑफ कांटेक्ट सरफेसेस एपीआर। ठीक है, सो इट इज दिस। अब हम फ्रिक्शन के तो यही वैल्यू है जो मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा बताया था, आज उसको कंप्लीट किया। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसके एप्लीकेशंस के हैं वो डिस्कस करेंगे। यहां से हर एक पॉइंट आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू फ्रिक्शन। पॉइंट वाइज समझिएगा। पहला, फ्रिक्शन जो फोर्स होते हैं, फ्रिक्शन फोर्स में स्टॉप और स्टार्ट द मोशन। याद रखिएगा, फ्रिक्शन फोर्स जो है मोशन को खाली रोकता ही नहीं, मोशन को स्टार्ट भी करता है। ये बातें मैंने डिस्कस कर ली हैं। दूसरा, फ्रिक्शन फोर्स may act either opposite or along the motion। ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स मोशन के अपोजिट जनरली लगते हैं, लेकिन वो along the मोशन भी लग सकते हैं, और इसको भी मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट,
by changing normal, by changing normal force, क्योंकि कांटेक्ट जो सरफेसेस है उसके नेचर फिक्स रहते हैं जनरली, है ना प्रॉब्लम में। हाँ, नॉर्मल फोर्स बदल सकते बाय चेंजिंग द नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स के चेंज करने से लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन चेंजेस, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन चेंज करेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन चेंजेस। ठीक है, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन चेंज करेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन दैट विल बी इक्वल टू नेट ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स के ये बराबर हो। जैसा कि आपको पता है लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज म्यू एस इंटू एन, एन बदलेगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बदलेगा, म्यू काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू एन, एन बदलेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन बदलेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो नेट ड्राइविंग फोर्स के बराबर होता है, तो उस समय जो नेट ड्राइविंग फोर्स है उसी के बराबर में स्टैटिक फ्रिक्शन। तीसरा are able to walk or stop over a surface due to friction। हम जब किसी सरफेस पे चलते हैं तो हमको चलाने में मदद कौन करता है? फ्रिक्शन करता है। फ्रिक्शन अगर सरफेस और आपके पैर के बीच ना हो तो आप सरफेस पे नहीं चल पाएंगे, या अगर हम चल रहे हैं और रुकना चाहते हैं तो हमको कौन रोकता है? हमको रोकता है फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना हो, आप चल रहे हैं, आप नहीं रुक पाएंगे। जैसे कि देखो ध्यान से, मान लो कि जब हम चलते हैं तो क्या करते हैं? जब आप किसी सरफेस पे चलते हैं तो आप करते क्या है? कभी आपने महसूस किया है? जब से चलना सीखा है तब से तो चल ही रहे हो। मान लो ये जूता पहना दिए इस आदमी को, ठीक है, और ये आदमी जो है इस सरफेस पे चल रहा है। बेसिकली जब हम चलते हैं, ये जो पीछे वाले पैर से आगे वाला पैर तो बस सरफेस पे ऐसे ही पड़ा हुआ है, पीछे वाले पैर से जमीन को हम पीछे ढकेलते हैं, पीछे वाले पैर से जमीन को हम पीछे ढकेलते हैं। तो जमीन जो है ये हमको आगे की तरफ ढकेलता है। और याद रहे कि कोई भी कांटेक्ट सरफेस सिर्फ दो ही फोर्स लगा सकता है, एक नॉर्मल और एक फ्रिक्शन। जब दो सतह सटे हुए हों तो वो जो सटा हुआ सरफेसेस है सिर्फ दो ही फोर्स लगा सकते हैं, एक नॉर्मल और एक फ्रिक्शन। नॉर्मल तो हमेशा सतह के परपेंडिकुलर लगता है, तो एलोंग द सरफेस जो लगता है वो फ्रिक्शन फोर्स। यही फ्रिक्शन जो सरफेस के द्वारा मेरे पैर पर आगे की तरफ लगा है, इसी के कारण हम आगे की तरफ चल पाते, आगे की तरफ एक्सेलरेट कर पाते। और आगे की तरफ हम एक्सेलरेशन कितना ले पाएंगे? तो आगे की तरफ ले पाएंगे जो फ्रिक्शन मुझे लगा डिवाइडेड बाय जो बॉडी का मास है। ठीक है, यही फ्रिक्शन। अगर हम इस सरफेस पे दौड़ना चाहते हैं, बहुत तेज दौड़ना चाहते हैं, मेरे पास बहुत ताकत है, मैं दौड़ सकता हूँ कोई भी स्पीड से, कोई भी एक्सेलरेशन से दौड़ सकता हूँ। आपके ताकत से कोई मतलब नहीं है। ये सरफेस आपको जितनी फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर सकता है, उसी के अकॉर्डिंगली आप एक्सेलरेट कर पाएंगे।
आपके दौड़ने की मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगी? आपके दौड़ने की जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होंगी, फ्रिक्शन के जो मैक्सिमम फोर्स लगेंगे, मास तो आपके वही रहे, और फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू होंगे म्यू एस इंटू एन। इससे ज्यादा तो फ्रिक्शन की वैल्यू होती नहीं, डिवाइडेड बाई मास। यहां देखो तो मास बॉडी का नीचे mg वेट लगा रहा, सरफेस के कांटेक्ट के कारण एक ऊपर नॉर्मल लगा, तो नॉर्मल विल बी इक्वल टू mg। आप यहाँ पे नॉर्मल की जगह mg रख दो, m से m कैंसिल हो जाएंगे, और यहां से जो आपकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिलेगा वो होगा म्यू एस टाइम्स c। इस एक्सेलरेशन से ज्यादा आप इस सरफेस पर नहीं दौड़ पाए, चाहे आपके पास कितनी भी ताकत क्यों ना हो। तो देखिएगा, फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी लोग जो है ना, वो एक जूता पहनता, बूट कहते हैं, उसके जूता के नीचे छोटी छोटी कीलें लगी रहती। वो कीलें क्या करती हैं, वो जो कांटेक्ट सरफेस जो धरती के साथ जो है ना, वो रफनेस क्रिएट करता है ज्यादा, जिससे म्यू की वैल्यू ज्यादा हो जाए। ये तो वही है, म्यू वैल्यू ज्यादा हो जाए, ताकि उस पर एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोवाइडेड हो और वो फर्दर मोर एक्सेलरेशन से दौड़ सके। ठीक है, तो इस कारण से ये आदमी दौड़ पाता है सरफेस। ये तो हुआ चलने की स्थिति। मान लो एक्सलेशन जो लिखा एफ आर, वो जो फ्रिक्शन माइनस ये पीछे वाला फोर्स वो माइनस होगा ना ऊपर पे। नहीं, ये फोर्स तो ये तो टेबल पे लगा ना, ये टेबल पे लगा है ना प्रिंस। यस, ये जो फोर्स है, ये वाली जो फोर्स है, दिख रहा है ना, ये वाली फोर्स, यस यस, ये टेबल पे लग रहा है। आदमी तो आदमी पर फोर्स ये वाला लग रहा है, जिसके कारण ये आदमी चल रहा है। ठीक है, तो आदमी का चूंकि मोशन ले रहे हैं तो हमें आदमी का ही यस। ये आपकी स्थिति बनी। अच्छा, अगर सरफेस स्लिपरी होता है, सरफेस अगर बहुत ज्यादा चिकना होता है, तो हम उस सरफेस पर धीरे धीरे चलते हैं, ऐसा क्यों? जब सरफेस देखोगे ना, कहीं कहीं पर पानी गिरा हुआ है या बारिश हुई है, रोड चिकना हो गया है, तो क्या हम उस पर दौड़ेंगे तो क्या होगा बताओ? दौड़ेंगे तो हम गिर जाएंगे। स्लिपरी सरफेस पर अगर हम दौड़ते हैं, हाँ जी विवेक, बताओ बताओ। सर फ्रिक्शन कम होता है सर। हाँ, एग्जैक्टली। एक्चुअली क्या होता है कि फ्रिक्शन के कारण ही हम चलते हैं, लेकिन ये फ्रिक्शन हमें देता क्यों है? ये जो जमीन हमको फ्रिक्शन कब देता है? जब हम जमीन पर पीछे फोर्स लगाते हैं। और ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, वो रिएक्शन फोर्स हमें फ्रिक्शन के फॉर्म में। आप कह सकते हो यहाँ पे फ्रिक्शन का वैल्यू जो है वो एफ के बराबर। फ्रिक्शन की एक अपनी लिमिटिंग वैल्यू है, और लेकिन वो जब भी फ्रिक्शन होगा वो एफ के ही बराबर दे। ठीक है, हम जितना फोर्स जमीन पे लगाएंगे, जमीन भी उतना ही फोर्स रिटर्निंग हमको देगा। अगर ये सरफेस स्लिपरी हो जाए तो उसके द्वारा फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। जैसे ये फ्रिक्शन जो आपको आगे की तरफ लग रहा है, ये फ्रिक्शन जो आगे की तरफ लग रहा है, इसका वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। मान लो इसका मैक्सिमम वैल्यू है 2 न्यूटन, और आप इस पैर के द्वारा जमीन पर मान लो दौड़ने के लिए ज्यादा फोर्स लगा, मान लो आपने इस जमीन पर 8 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, और ये जमीन आपके पैर पर फ्रिक्शन के फॉर्म में मैक्सिमम 2 ही न्यूटन फोर्स दे सकता है। तो उस हालत में क्या होगा? उस हालत में 8 न्यूटन से 2 न्यूटन फोर्स तो ये प्रोवाइड कर देगा, बाकी फोर्स आपके पैर पे छोड़ देगा, और वो पैर आपका पीछे की तरफ एक्सेलरेट कर जाएगा।
तो आपके दो घटनाएं वहां घटेंगी, पैर भी पीछे जाएगा और फ्रिक्शन के कारण थोड़ा आप आगे भी जाएंगे, मतलब आप स्लिप कर जाएंगे। तब बेसिकली हम क्या करते हैं उस केस में, अगर ये फ्रिक्शन आपके मैक्सिमम 2 न्यूटन का फोर्स ही दे सकता है, तो हम जमीन पर अपना जो पैर के द्वारा फोर्स है वो मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं 2 न्यूटन से ज्यादा ना लग जाए। 2 न्यूटन से अगर ज्यादा लग जाएगा तो ये जमीन तो उतना फोर्स तो हमें रिटर्निंग दे नहीं सकता, तो आपके पैर पे छोड़ देगा, इससे कि आपकी पैर स्लिप करे। तो वैसे केस में हम फोर्स छोटा लगाते हैं। छोटा लगाने के लिए हम छोटे स्टेप्स लेते हैं। छोटे स्टेप्स लेने से हम फोर्स पीछे की तरफ छोटा लगाएंगे, ताकि फ्रिक्शन हम जो फ्रिक्शन की जो दायरा है उतना ही का फोर्स आप लगा। जैसे कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 2 न्यूटन है, तो हम अपने पैर से जमीन को 0 से 2 न्यूटन का ही फोर्स लगाएं, ताकि ये जो कांटेक्ट पर ये जो आपका पैर जो यहाँ कांटेक्ट बनाया हुआ है वो कांटेक्ट टूटे नहीं। अगर कांटेक्ट नहीं टूटेगा तो आपका जो ये फोर्स है ये आपको आगे की तरफ ढकेगा। तो आप कह सकते हो we take small steps on slippery surface due to आवाजिया कम करना smaller है। friction। नॉर्मल तो हर एक केस में वही रहेंगे mg के बदले। अब अगर हम बात करें रुकते कैसे हैं, रुकने की केस में क्या होती है, जब मान लो कि हम दौड़ रहे हैं, हम रनिंग की स्थिति में है ना, और हम रुकना चाहते हैं, हम रनिंग में है और हम रुकना चाहते हैं, तो बेसिकली रुकने के केस में क्या करते हैं, आगे वाले पैर से जमीन को हम आगे ढकेलते हैं। आगे वाले पैर से आप देखिएगा ना, अब आप चूंकि जानते हैं जब आप पैर से चलिएगा रुकना चाहते हैं तो अगला पैर से जमीन को हम आगे ढकेलते, तो जमीन जो है वही फ्रिक्शन के फॉर्म में पीछे की तरफ हमको फोर्स देता है, फ्रिक्शन का। और यही फ्रिक्शन फोर्स बॉडी में इस आदमी में रिटार्डेशन पैदा करता है। आगे की तरफ एक्सेलरेशन लिखे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नहीं, ठीक है। और यही रिटार्डेशन पैदा होने से हम आगे की तरफ चलते चलते रुक जाते हैं। इंस्टैंटेनियसली नहीं रुकेंगे, इंस्टैंटेनियसली रुक सकते हैं जब आपकी पैर जमीन के साथ पूरी लॉक हो जाए, लेकिन जब आपकी स्पीड अच्छी खासी ज्यादा है तो ये रिटार्डेशन आपको दूर तक जाकर के कहीं रोकेगा, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन ही हमको रोकता है। अगर हम आपसे पूछें कि आप अगर बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं तो आप कितनी कम से कम या कितनी जल्दी से जल्दी आप रुक सकते हैं, जल्दी से जल्दी रुकने के लिए जो एक्सेलरेशन है, ये जो रिटार्डेशन है वो मैक्सिमम लगना चाहिए। तो ये रिटार्डेशन का फिर मैक्सिमम वैल्यू जो है तो नहीं आएंगे, माइनस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मास, और आप वही वैल्यू लिखेंगे म्यू एस इंटू, ठीक है। इसी के कारण हम रुकते हैं। मान लीजिए कि कोई गाड़ी चल रहा है, व्हीकल चल रहा है तो क्या होता है, उसके जो चक्का है वो आगे नाचते हुए आगे बढ़ता है, इसी कारण ना व्हीकल चलता है आगे। अब अगर हम ब्रेक दाब देते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ब्रेक दाबने से गाड़ी रुकता है। क्या ब्रेक दाबने से गाड़ी रुकता है? जी विवेक कुमार, ब्रेक दाबने से गाड़ी रुकता है?
इसका जवाब है ब्रेक दाबने से ये जो रोटेशन हो रहा है वो रुकता है, वो बंद हो जाता है। ये जो चक्का नाच रहा है, ओमेगा जो तुम देख रहे हो, एंगुलर वेलोसिटी जो ब्रेक दाबते हैं, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो स्टॉप। मान लो कि मेरे पास वो क्या बोलते हैं, डिस्क ब्रेक है, डिस्क ब्रेक, हार्ड ब्रेक है, एकदम जैसे ही मारा कि चक्का जाम हो गया, लॉक हो गया, नाचना बंद हो गया। तो अगर वो डिस्क ब्रेक है, हार्ड ब्रेक आपने मार दिया, ये चक्का लॉक हो गया, नाचना बंद हो गया, नाचना ये बंद हुआ, ये ओमेगा सीज्ड हुआ, ओमेगा 0 हो गया, लेकिन ये वाली वेलोसिटी तो है ही, ये वाली वेलोसिटी तो है ही। अब जब ये ओमेगा बंद हो गया तो क्या होगा, इस वेलोसिटी के कारण ये चक्का पूरा का पूरा सिस्टम आगे की तरफ सरफेस से घसटाता हुआ जाएगा, और सरफेस से जब घसटाता हुआ जाएगा तो ये जमीन इसको पीछे के डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा, क्योंकि ये घसटा रहा है, इस वेलोसिटी के कारण ये घसटा रहा है, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होगा म्यू के इंटू एन। मास के कारण नीचे की तरफ वेट फोर्स लगेगा mg, सरफेस के कांटेक्ट के कारण एक ऊपर लगेगा नॉर्मल, आगे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मान लेते हैं हम a लिखते हैं, ठीक है। तो वेदांग बताओ तो इसका फोर्स इक्वेशन, मान लो ये व्हीकल का मास m है, तो इक्वेशन लिखने सिखाया था ना, मास चला m, एक्सेलरेशन a से, इज इक्वल टू जिस डायरेक्शन में चला उस डायरेक्शन नहीं बोलोगे? yes, मैंने आपसे पूछा। यस सर। स्टार्ट। मेरी आवाज आ रही है? सर अब आ रही है सर। यस सर। सर आपका लगता है नेट स्लो है। अनस्टेबल आ रहा है। अभी मेरी आवाज आ रही है आपसे? यस यस सर। तो मैं इक्वेशन पूछ रहा था, तो इक्वेशन बोलो। मास m है, एक्सेलरेशन a से चला तो मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया उस डायरेक्शन की फोर्स बोलिए। क्या लिखे हैं? म्यू के एन। नहीं, फोर्स बोलना है ना वेदांत। ऐसे मान लो ये बॉडी है, ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, पीछे में एक फोर्स लग रहा है, आगे एक्सेलरेट करना हम मान लेते हैं मास m है। इक्वेशन बोलिए इसका, m इंटू ए बराबर p माइनस अल्फा। न्यूटन्स लॉ फिनिश हो गया भाई, क्या क्या बोलिए इक्वेशन। यस सर। m इंटू ए इज इक्वल टू, याद था ना, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया उस डायरेक्शन के फोर्स माइनस अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है उस डायरेक्शन के सब फोर्स को जोड़ देते हैं और अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस को घटा देते हैं। तो बताइए, मास चला m, एक्सेलरेशन a से, जिस डायरेक्शन में चला उस डायरेक्शन का फोर्स बोलिए।
नहीं बोलोगे? प्रिंस तुम बता दो। यस, mdv by dt। नहीं सर, आगे तो क्या यार तुम लोग मन छोटा कर देते हो। तो ऐसा बता बेटा। जीरो v माइनस एफ आर नहीं, भी माइनस एफ आर। यस सर। ठीक है, मोहित बताओ तो क्या ये सही है? नहीं सर। ऐसा बताओ ये सही है गलत? आपकी आवाज नहीं आई। ऐसा आपकी आवाज नहीं आई बेटा। नहीं आई, नहीं आई। अन्वेषा आप बताओ क्या ये इक्वेशन सही है इस इक्वेशन के लिए? और आप लोग मन लगा के पढ़िए, ये बहुत गंदी बात है। न्यूटन्स लॉ खत्म हो गया। आप फोर्स की इक्वेशन, एनएलएम इक्वेशन नहीं लिखना जानते हैं, ये कितनी दर्द भरी बात है। चलो, नहीं पढ़ोगे तो उसका असर तुम्ही को पड़ेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें इसका जीरो माइनस 100 बार इक्वेशन लिखिए। मास m चला, एक्सेलरेशन a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इज इक्वल टू जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया उस डायरेक्शन के फोर्स। उस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है ही नहीं, ये तो वेलोसिटी है। हमको तो फोर्स चाहिए इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स दिख नहीं रहा। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस, उस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स दिख नहीं रहा, तो जीरो माइनस अपोजिट का फोर्स, अपोजिट में फ्रिक्शन। यही तो इक्वेशन हम आपसे पूछ रहे थे। हाँ, अगर हम बता देंगे तब तुमको लगेगा हाँ सर बिल्कुल सही है, हम तो समझ गए। आपके समझने से कुछ नहीं होता, अब आप समझ तो पहले ही गए थे। आप जब खुद से करना शुरू करेंगे तब मामला कुछ बात हो। पूरा किताब पढ़ के समझ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ेगा जब आप खुद अपने दिमाग से उसको अप्लाई करना शुरू कर दो। रोज वीडियो देखते रहो, जीवन भर वीडियो देखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यूज करने नहीं सीखो। चलो, इक्वेशन लिख रहे थे। एम ए इक्वल टू 0 माइनस फ्रिक्शन। यहां से आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू निकलेगा माइनस, और फ्रिक्शन काइनेटिक है, याद रखिए। तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो म्यू के इंटू एन होता है। एन इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई एम, एम कैंसिल। सो एक्सेलरेशन जो यहाँ रिटार्डेशन फॉर्म में आएगा म्यू के इंटू जी, और इसी रिटार्डेशन के कारण गाड़ी आगे रुकता है। तो रोकता फ्रिक्शन है, रोकता फ्रिक्शन है ना, कहीं आगे जाकर के रुक जाएगा। अच्छा ये बताओ क्या वेरिएबल है वेदांत? अगर सरफेस एक समान हो सब जगह तो ये फ्रिक्शन कांस्टेंट है या वेरिएबल? तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है ना? हाँ, Yes. म्यू के एक समान सरफेस है तो म्यू के कांस्टेंट है, और जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया तो आप वो सारे काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हो। यू आर फ्री टू यूज ऑल द काइनेमेटिकल इक्वेशन। और अगर आपको चाहिए कि ये कितना दूर जाके रुका, दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस, आप वो निकाल सकते हो। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाकर ये वैल्यू निकाल।
सो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी जो भी है उसका 2 into acceleration. Now it is minus mu k into z into s. So s you will get v square divided by 2 mu k into z. So this is the stopping distance. रुकने की दूरी. काइनेमेटिक्स हम लोग फिनिश किए. 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लोग फिनिश किए. ये आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे सब में ये मिलेंगे. और आज जो टॉपिक फ्रिक्शन हम फिनिश करेंगे, आगे आने वाले हर एक टॉपिक में सारे मिलेंगे. आप मुक्त नहीं हो सकते. बाकी मारेंगे तो आगे असर करेगा. इसलिए जो पढ़ते हैं उसको मजबूत हो लीजिए. के और जी ये तो थ्रू आउट मोशन में कांस्टेंट ही रहेंगे ना. तो बताओ तो क्या स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है ये बॉडी के मास पर डिपेंड कर रहा है? बोलो भाई. नहीं सर. इट इज इंडिपेंडेंट टू मास. मास ऑफ बॉडी. ठीक है. तो चाहे कार ब्रेक लगाए या ट्रक ब्रेक लगाए या साइकिल ब्रेक लगाए, सब के सब की अगर वो चक्का और कोफिशिएंट, अगर रोड और चक्का के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक ही है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस मास पर डिपेंड नहीं करेगा. चाहे वो कार ब्रेक लगाए, ट्रक ब्रेक लगाए, सब केस में स्टॉपिंग डिस्टेंस यही होंगे अगर इस इनिशियल सबकी सेम. हाँ, अगर हम इनिशियल स्पीड से तुलना करें तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर. s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर. तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी जब आप ब्रेक दाबते हो, उस केस में उसकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा दूर जाके गाड़ी रुकेगा. इसलिए देखो गाड़ी के पीछे लिखा रहता है कीप द डिस्टेंस. क्यों कीप द डिस्टेंस लिखा रहता है? अगर आप ब्रेक भी दाबेंगे तो इतना दूर तो कम से कम जाएंगे ही जाएंगे. इससे पहले रुकने की तो बात ही नहीं. ये मैक्सिमम. ठीक है. और अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो आपकी स्टॉपिंग डिस्टेंस भी ज्यादा होगी. मान लो ट्रिपलिंग भी स्पीड कर देते हैं. अगर आप 3 गुना कर दो तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा भाई? फाइनेंस बताओ कितना बढ़ जाएगा ये? 9 times. 9 टाइम्स. 9 गुना हो जाएगा. 9 गुना हो जाएगा. मान लो आज तुम कोई स्पीड से चल रहे हो, अभी तुम कोई स्पीड से चल रहे हो 10 मीटर पर सेकंड से अगर चल रहे हो, और जब ब्रेक दाबते हो तो ये 5 मीटर पे जाकर रुकता है. अगर तुम 30 मीटर पर सेकंड से चल रहे होते और तब ब्रेक दाबते तो फिर वो 5 मीटर पर नहीं रुकते, तब 9 गुना ज्यादा दूर जाके रुकते. 9 × 5 = 45 मीटर ज्यादा दूर जाके रुकते. ठीक है. तो अगर आप स्पीड बहुत ज्यादा रखते हैं तो आगे वाले गाड़ी से दूरी ज्यादा बनाकर कीप द डिस्टेंस. ठीक है जी. चलिए ये था फ्रिक्शन के बारे में. सी पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़. डी. टू फाइंड net contact force and angle of friction. एंगल ऑफ फ्रिक्शन को जनरली लैम्डा समझा.
अगर कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि ये टेबल ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाया, या ये दीवार ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाया, या एक कोई कांटेक्ट अपने सटे हुए दूसरे बॉडी पर कितना फोर्स लगाया, अगर ये कभी force is the resultant of normal force, याद रखिए नेट कांटेक्ट फोर्स फ्रिक्शन नहीं है, सॉरी नॉर्मल नहीं है। टेबल कितना ब्लॉक कर जवाब देंगे तो गलत हो जाएगा। टेबल ब्लॉक पर फोर्स जो लगाएगा आपको उस केस में नॉर्मल पता लगाना होगा, फ्रिक्शन पता लगाना होगा, फिर उसका रिजल्टेंट निकालना। It is a net contact force, resultant of normal force and friction force. This is the force. This is the force provided by any like table, wall, etc. exert to the block. ब्लॉक पर लगाता है। What is the angle of friction? Angle of friction is nothing but is the angle made by net contact force with the normal. जो नॉर्मल फोर्स से नेट कांटेक्ट फोर्स जो एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड नेट कांटेक्ट एंगल ऑफ फ्रिक्शन। द एंगल मेड बाय नेट कांटेक्ट फोर्स विद द नॉर्मल कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच आप एंगल निकाल लोगे तो आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लीजिए हम एक सिचुएशन लेते हैं, सिंपल सा। ये बॉडी है, इसका अपना कुछ मास होगा, तो मास के कारण एक नीचे की तरफ वेट फोर्स लगा mg, सरफेस के कारण एक नॉर्मल फोर्स लगा कांटेक्ट के फॉर्म में। ये टेबल लगाया नॉर्मल, तो ब्लॉक भी टेबल पे लगाएगा नॉर्मल। मान लीजिए ये ब्लॉक में आगे जाने की टेंडेंसी है या आगे जा रहा है, तो ये जो टेबल है उसको आगे जाने से रोकने के लिए एक पीछे फ्रिक्शन लगाएगा। और टेबल ने अगर ब्लॉक पर पीछे फ्रिक्शन लगाया तो ब्लॉक भी टेबल पर इधर फ्रिक्शन लगाएगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन अगर नहीं हो रहा है तो हम एन की जगह mg लिख सकते हैं, जहां जरूरत पड़े आप यूज कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे नेट कांटेक्ट फोर्स की, तो एक नॉर्मल फोर्स यहां दिख रहा है, ब्लॉक की बात देखो, सिर्फ कांटेक्ट फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा है और एक फ्रिक्शन फोर्स इधर लग। टेबल पर भी कांटेक्ट के कारण एक नॉर्मल फोर्स नीचे लग रहा है और एक फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा है। इनके रिजल्टेंट ब्लॉक पर रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स ये होंगे और टेबल पर रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स ये। और ये नॉर्मल से जो ये एंगल बनाएगा दैट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो कांटेक्ट फोर्स आप लिख सकते हो
contact force is equal to under root n square plus friction square. This is the contact force. अब फ्रिक्शन जितना भी लग सकता है 0 से लेके म्यू एस इंटू एन तक, वो आप यहाँ पर फ्रिक्शन निकालने के तरीका अलग से सिखाए हुए हैं, वो लगा सकते हैं। नॉर्मल की वैल्यू जो भी होंगी यहाँ इस केस में mg के बराबर है, बाकी दूसरे केस में जो भी होंगी आप यहाँ रख सकते हैं, जिससे आपको नेट कॉन्टैक्ट फोर्स मिले। अगर हम आपसे बात करें कि ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसका रेंज क्या है, रेंज ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स का मिनिमम से मैक्सिमम के बीच क्या रेंज। तो कॉन्टैक्ट है तो सटेगा ही, तो नॉर्मल तो होगा ही। फ्रिक्शन वैल्यू वेरिएबल हो सकते हैं, तो फ्रिक्शन का अगर हम आपसे मिनिमम मान पूछें तो 0, तब उस केस में कॉन्टैक्ट फोर्स का वैल्यू जो है वो नॉर्मल के ही बराबर। और फ्रिक्शन का अगर हम मैक्सिमम मान यूज करेंगे दैट इज म्यू एस इंटू एन, तो फिर उस केस में कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू हो जाएंगे n अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस इंटू एन यहाँ रख दिया, सिंप्लीफाई किया। तो ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो n से लेकर इतना तक लाई करेगा। तो दिस द कॉन्टैक्ट फोर्स लाइज बिटवीन n टू प्लस म्यू। इस केस में mg रख सकते हैं, इस केस में mg रख सकते हैं। ओके, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करो। व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन? देखो ध्यान से और बताओ एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या हो। एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम निकाल लेते हैं tan लैम्डा से। फिगर आपके सामने, एक बार फिर से देख लो। tan लैम्डा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएंगे। परपेंडिकुलर इज फ्रिक्शन एंड बेस इज नॉर्मल, फ्रिक्शन बाय नॉर्मल। सो लैम्डा इज tan inverse friction by norm. Lambda is tan inverse friction by norm. ठीक है, अब फ्रिक्शन जो भी लगा, नॉर्मल जो भी है, वो लाके आप यहाँ प्लेस करेंगे तो आपको लैम्डा का मिलेंगे। अच्छा, एक बात आपको पता है कि वी नो वी हैव फ्रिक्शन का जो भी वैल्यू होगा, चाहे वो लिमिटिंग हो, काइनेटिक हो, स्टैटिक हो, जो भी फ्रिक्शन होगा, इसका मान हमेशा म्यू एस इंटू एन से कम होता है। स्टैटिक भी मैक्सिमम म्यू एस इंटू एन के बराबर होता है, काइनेटिक भी म्यू एस इंटू एन से कम होता है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा म्यू एस इंटू एन से कम ही होगा और मैक्सिमम उसके बराबर हो सकता है। This inequality will be valid, always valid. आप इस inequality को हमेशा यूज कर सकते हैं, always valid. Friction is always less than equal to mu s into n. ठीक है, तो फ्रिक्शन की आप मैक्सिमम वैल्यू यहां से लिख सकते हैं, mu s into n, और 0 भी ले सकते हो आप यहाँ इसके साथ, ये इनइक्वालिटी कंप्लीट करनी है। तो फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू 0, ये फ्रिक्शन के साथ याद। तो अगर हम इस इनइक्वालिटी को यूज करें तो बताइए, तो रेंज ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? रेंज ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन
तो आप बता सकते हो। एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर आप मिनिमम रखेंगे tan लैम्डा मिनिमम रखेंगे तो ये मिनिमम माना जाएगा 0/नॉर्मल, तो लैम्डा मिनिमम विल बी। और अगर आप इसका मैक्सिमम, तो मैक्सिमम मान कितना होगा भाई, μs इंटू n, n कैंसिल, लैम्डा का मैक्सिमम वैल्यू होंगे इज इक्वल टू μs, tan इनवर्स μs, tan इनवर्स μs। लैम्डा का जो रेंज होगा लेस देन और इक्वल टू लैम्डा ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स। याद रखिएगा लिमिटिंग केस में, एट लिमिटिंग कंडीशन, लिमिटिंग मतलब चलने की स्थिति में जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स। चलने की स्थिति में एंगल ऑफ फ्रिक्शन tan इनवर्स μs होता है, नहीं तो वो वैल्यू 0 से लेकर इतना तक लाई करता है। ठीक है, ये था एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये कितना पॉइंट था जी, बी। नेक्स्ट है ई। Pooling is easier than pushing by an inclined force। मालूम है, अगर एक भारी बॉडी है और उसको हमें कहीं खींच के ले जाना है, ठीक है, और उसको तुम एक बार ठेलते हो पीछे से और एक बारी खींचते हो, तो आप किस केस में इसको आगे बढ़ाना आसान है, पुल कराने में कि पुश कराने में? तो पुलिंग जो है वो आसान होगा, पुशिंग जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। आइए देखते हैं इसकी सिचुएशन क्या बनती है। इंक्लाइन फोर्स लगाना, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे तो फिर उस केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मान लो एक सरफेस है, हम यहां पर एक बॉडी लिए, बॉडी का मास m है, मास m है, और इस केस में हम इसको पुल कर रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, है ना, और इस केस में हम इसको ठेल रहे हैं, ऐसे पुश कर रहे हैं। अच्छा, इंक्लाइन से ये पुल कर रहे हैं, ये पुश कर रहे हैं। इट इज F1, इट इज F2। मास वही है, कांटेक्ट वही है, सरफेस का जो कांटेक्ट है वही है। दोनों केस में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μs ही है। मास वही है, कांटेक्ट सरफेस भी वही है, और जो हम एंगल लगाए हैं वो एंगल भी वही है। यहाँ भी हम थीटा एंगल बनाकर ये फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ भी हम थीटा एंगल बनाकर फोर्स लगा, सारी चीजें वही हैं। प्रश्न है इन दोनों केस में से किस केस में हमें बॉडी को आगे की तरफ ले जाना आसान है। में फ्रिक्शन कमजोर लगेंगे क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कम हो जाए।
और दूसरा केस में फ्रिक्शन स्ट्रॉन्गर लगेंगे क्योंकि इसका नॉर्मल फोर्स स्ट्रॉन्गर। आप फोर्स बॉडी डायग्राम बनाओ, आपको सारी चीजें साफ दिखने लग जाए। चलो फोर्स ड्रॉ करते हैं। मास के कारण mg, कांटेक्ट के कारण नॉर्मल। ये जो फोर्स हमने आगे की तरफ लगाया F1, उसके हम दो कंपोनेंट डिसॉल्व करते हैं, एक F1 cos थीटा और एक कंपोनेंट ऊपर के डायरेक्शन में लग जाएगा F1 sin थीटा। यही F1 sin थीटा है जो नॉर्मल के साथ जुड़ के mg को बैलेंस करेगा, तो नॉर्मल यहाँ कमजोर हो जाए। और ये फोर्स F1 cos थीटा इस केस में ड्राइविंग फोर्स के रूप में काम करेगा, जो बॉडी को घसटा के आगे ले जाना चाहेगा। ये सरफेस जो है उसको आगे जाने से रोकने के लिए पीछे का डायरेक्शन में फ्रिक्शन। और ये जो फ्रिक्शन है, अगर बॉडी को चलने की स्थिति में लानी है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो म्यूएस इंटू एन। तो चलने की स्थिति में इस फोर्स को चलने की स्थिति में आने के लिए ये सिचुएशन मैंने ड्रॉ की। दूसरा केस में भी आप फोर्स ड्रॉ कीजिए, सारी चीजें दिखने लगेंगे। मास के कारण mg, सरफेस के कांटेक्ट के कारण नॉर्मल। जो फोर्स मैंने ड्रॉ किया, ये जो F2 लगाया, इसके एक कंपोनेंट इधर लगेंगे। याद रखिए पुशिंग फोर्स के कंपोनेंट भी पुशिंग ही होंगे, पुलिंग फोर्स के कंपोनेंट पुलिंग ही होंगे। जैसे यहाँ फोर्स पुश कर रहे हैं, पुशिंग कंपोनेंट ही बनेंगे, F2 cos थीटा ये बनेंगे, और पुशिंग कंपोनेंट y डायरेक्शन में नीचे F2 sin। और ये F2 cos थीटा इस बॉडी को आगे की तरफ पुश कर रहा है, ये F2 cos थीटा इस मास को आगे की तरफ खींच कर ले जाना चाहेगा। ये जो टेबल है उसको आगे जाने से रोकने के लिए पीछे के डायरेक्शन में फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। बॉडी को घसटाने की स्थिति में लाने के लिए फ्रिक्शन का मान म्यूएस इंटू। अभी बॉडी चला नहीं है, चलने की स्थिति में है। अब थोड़ा हम फोर्स बढ़ा देंगे तो चल देगा। वाई डायरेक्शन में कोई तरह का मोशन नहीं है, वाई डायरेक्शन में सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। तो आप इसका इक्वेशन लिखो वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में n प्लस F1 sin थीटा इज इक्वल टू n। यहाँ पे y डायरेक्शन में n, ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स n, और नीचे में दोनों हो गए हैं, एक हो गए हैं प्लस mg प्लस F2 sin। और यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएंगे mg माइनस F1 sin। क्या दोनों केस में नॉर्मल एक ही है? याद रखिए नॉर्मल बराबर mg नहीं होता। कुछ बच्चे याद कर लेते हैं n बराबर mg और पुट करते रहते हैं जन्नत में। ठीक है, नॉर्मल mg नहीं होते, नॉर्मल जो सिचुएशन पर आधारित है वो होते हैं। इस केस में देखो नॉर्मल की वैल्यू हो गया mg माइनस F1 sin थीटा, यहाँ हो गया mg प्लस F2 sin थीटा। अलग अलग, यहाँ के नॉर्मल अलग, यहाँ के नॉर्मल अलग, यहाँ के नॉर्मल अलग। और मैंने क्या बताया, जहां नॉर्मल कम होगा वहां फ्रिक्शन कम होगा, जहां नॉर्मल ज्यादा होगा वहां फ्रिक्शन ज्यादा। तो इस केस में जो नॉर्मल फोर्स कम होने से यहाँ जो ये फ्रिक्शन की फॉर्मूला, यहाँ जो फ्रिक्शन का मान लगेगा वो कमजोर होगा। ये सतह उसमें फ्रिक्शन फोर्स कम लगाएगा बॉडी को घसटाने से। इस केस में क्योंकि हम ऊपर से दाब दे रहे हैं, नॉर्मल की वैल्यू ज्यादा हो जा रही है, यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स लगा वो स्ट्रॉन्गर लगा, इसलिए इस बॉडी को घसटाने में ज्यादा फोर्स लगा। फोर्स की वैल्यू निकाल के भी आप डिसाइड कर सकते हो। चलो फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं कितना लग रहा है। क्योंकि अभी घसटाना शुरू किया नहीं है, एक्सेलरेट अभी किया नहीं है, चलने की स्थिति में, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी ये बैलेंस्ड ही है। सो F1 cos थीटा बराबर म्यू एस एन, दैट विल बी इक्वल टू म्यू एस इंटू n1। और यहां पर भी F2 cos थीटा विल बी इक्वल टू
म्यू एस इंटू N2। वैल्यू प्लेस कर दीजिए, N1 के मान निकाले हुए हैं, F1 cos थीटा इक्वल टू म्यू एस mg माइनस F1 sin थीटा, और यहां से F1 की वैल्यू निकालेंगे तो आपको आएगा म्यू एस mg डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। और यहाँ पे आप जब वैल्यू प्लेस करोगे N2 के मान mg प्लस F2 sin थीटा, और यहां से F2 वैल्यू कैलकुलेट करो म्यू एस इंटू mg डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस म्यू एस sin। तो आपको दिख रहा होगा कि F1 F2 इक्वल नहीं है। F2 के डिनोमिनेटर में जो टर्म्स दिख रहे हैं माइनस में, और F1 के डिनोमिनेटर में जो टर्म दिख रहे हैं वो, ये नीचे वाला वैल्यू ज्यादा होने से ये फोर्स कम हो गया, नीचे वाला वैल्यू कम होने से ये फोर्स ज्यादा। ओके जी, समझ आया? यस सर। अगर हमसे ये पूछा जाए कि बताइए एक स्पेशल कंडीशन कि ये जो एंगल थीटा है, कितना एंगल बनाकर के ये फोर्स लगाया जाए ताकि हमें F1 कम से कम लगे बॉडी को चलने से, है ना, चलाने के लिए। हाउ मच थीटा, है ना, कितनी एंगल बनाकर हम ये फोर्स लगाएं, ये F1 जो है कम से कम लगाना पड़े ताकि बॉडी घसटाना शुरू करे। तो उस केस में आप कर सकते हो, अगर हम F1 को मिनिमम चाहते हैं तो म्यू एस इंटू mg, ये तो कांस्टेंट है, म्यू एस चेंज होना नहीं है, मास और जी तो चेंज होना नहीं है। डिनोमिनेटर में जो तुम देख रहे हो cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, अगर हम इसकी वैल्यू मैक्सिमम प्लेस कर दें, ये फोर्स मिनिमम हो जाना। और याद होगा हम आपको बेसिक मैथ्स में पढ़ाए थे, जब आप ये फंक्शन होती हैं तो इसके मैक्सिमम वैल्यू आते हैं √1² प्लस म्यू एस स्क्वायर, और ये तब होते हैं जब tan थीटा का वैल्यू साइन का कोएफिशिएंट म्यू डिवाइडेड बाय cos का कोएफिशिएंट, तो दैट इज tan थीटा इक्वल टू म्यू बाय, मतलब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ठीक है, तो आप इतना एंगल बनाकर tan इनवर्स म्यू, दैट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। tan इनवर्स म्यू क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन पर आप अगर अप्लाई करेंगे, है ना, हॉरिजॉन्टल फोर्स के इंक्लिनेशन एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर में लगाएंगे, ये फोर्स जो है मिनिमम लगेगा बॉडी को घसटाने के लिए। और मिनिमम फोर्स का मान कितना होगा वो आप अभी एक तो पुलिंग फोर्स लगाने से बॉडी कम फोर्स लगा के चलते हैं। अब वो पुलिंग फोर्स कितनी इंक्लाइनेशन से लगाई जाए कि पुलिंग फोर्स और ज्यादा कम लगाना पड़े बॉडी को चलायमान करने, वो स्थिति है आपकी ये। अच्छा, दूसरे केस में देखिए, पुशिंग वाले केस में हमने ये बॉडी को चलाया, हालांकि इस केस में बॉडी को चलाने में हमको ज्यादा दम लगाना पड़ेगा, ज्यादा बल। हम ये चाहते हैं कि हम ऐसा एंगल बनाकर ये फोर्स लगाएं कि ये बॉडी कभी ना चले, बॉडी यहां से हिले तक नहीं। हम ऐसा फोर्स यहां लगाना चाहते हैं, ऐसा एंगल बनाकर ये फोर्स लगाना चाहते हैं
ये बॉडी यहां से चल नहीं पाए, बॉडी वहां से हिले तक नहीं। तो फॉर यहां पर कंडीशन मैंने जो यूज किया, टू अप्लाई मिनिमम फोर्स टू मेक बॉडी मूव। अभी हम यहां पे जानना चाहते हैं, कंडीशन ये है, हाउ शुड F2 act so that body cannot move whatever, however F is large, F2 is large। F2 का मान चाहे जितना भी लार्ज हो जाए, 10 हाथी का भी बल आप लगाते हैं, ठीक है, बॉडी चलना नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या शर्त है, मुझे आइडिया दो। तो कंडीशन क्या होगा? कंडीशन होगा कि ये जो डिनोमिनेटर में जो टर्म्स तुम देख रहे हो, कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, या तो ये जीरो हो जाए। जीरो हो जाने से क्या होगा? डिनोमिनेटर जीरो हो जाने से क्या होगा? समथिंग बाय जीरो इंफिनिटी। तो F2 इन फ्लाइट फोर्स लगाना पड़ेगा चलाने के। और अगर ये निगेटिव हो जाए तो कभी नहीं चलेगा इन्फिनिटी पे, क्योंकि हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी पीछे तो नहीं जाएगा ना। निगेटिव का मतलब हो गया F2 निगेटिव, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तो बॉडी को हम आगे लेंगे तो बॉडी, so this is the condition. So you can apply this cos theta less than equal to mu s into sin theta. So यहाँ से tan theta is greater than or equal to 1 by mu s. यहाँ थीटा हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा है, याद रखिए, थीटा एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। अगर थीटा का मान इतना से ज्यादा है, इतना एंगल से आप ज्यादा अगर बल लगा देंगे तो ये बॉडी कभी भी नहीं चलेगा। ठीक है जी। जैसे कि अगर हम आपसे पूछें कि मान लो म्यू एस की वैल्यू √3 है, म्यू एस की वैल्यू √3 है, बताइए तो कितना एंगल बनाकर हम लगाएं कि बॉडी ना चले? तो इतना से ज्यादा एंगल लगाएंगे तो नहीं चलेगा, 1/√3 हो जाएगा 30 डिग्री। ये एंगल का मान अगर 31 डिग्री, 32 डिग्री, 33 डिग्री पर लगा दोगे, ये बॉडी कभी भी नहीं चलेगा भाई। ये बॉडी यहीं दब जाएगा, यहीं चपक जाएगा, जमीन में गड़ जाएगा, लेकिन आगे नहीं ये चलेगा। ठीक है। अगर मान लो √3 नहीं लेके अगर आप इसका मान 1/√3 लेते हैं, तब बताइए तो कितना एंगल लगाना पड़ेगा? चलो 60 डिग्री। 1/√3 ले लिया तो √3 60 डिग्री दे देगा। ये एंगल का मान अगर 60 डिग्री से कम है, ये जो थीटा है अगर 60 डिग्री से कम है, तो ये आप बॉडी चला सकते हो। हाँ, फोर्स ज्यादा लगेगा लेकिन बॉडी चल जाएगा। और अगर 60 डिग्री से ये ज्यादा एंगल पर है, तो आप ये बॉडी को यहां से हिला तक नहीं पाएंगे। बॉडी यहीं दब जाएगा, जमीन में गड़ जाएगा, लेकिन आगे स्लाइड नहीं। ठीक है, दिस इज द कंडीशन। ये थे जो आपको कुछ क्वेश्चंस को बनाने में इजी पड़ेगा। एक और डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद acceleration on rough inclined plane।
जैसे मान लीजिए कि आपकी एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल थीटा है और ये बॉडी है, ये सरफेस रफ है, मास m है। तो फोर्सेस अप्लाई कीजिए फटाफट जी। मास के कारण mg, कॉन्टेक्ट के कारण नॉर्मल। mg के हमने बोला था कंपोनेंट आप रिजॉल्व कर देना। mg साइन थीटा, नीचे mg cos थीटा, और यहाँ ड्राइविंग फोर्स कौन है? तो ड्राइविंग फोर्स यही है, mg साइन थीटा। तो ये जो इंक्लाइन प्लेन है, ये इस ब्लॉक पर एक ऊपर के डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगा। घसकाने से रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स ऊपर। ठीक है। अब जरूरी नहीं कि ये ब्लॉक स्लाइड करे ही। स्लाइड करने के लिए ये जो mg साइन थीटा है वो फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। है ना? स्लाइड करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। आप यहाँ कह सकते हो कि इफ mg sin theta is less than or equal to the maximum value of friction, that is mu s into n, block will not slide. ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा रिलीज करने के बाद। ठीक है, रिलीज करने के बाद ये स्लाइड नहीं करेगा। और अगर mg sin theta is greater than mu s into n, ब्लॉक विल स्लाइड। और ये स्लाइड अगर करता है, नीचे एक्सेलरेट करता है, ठीक है, नीचे ब्लॉक विल स्लाइड। और अगर ये नीचे एक्सेलरेट करता है तो बताइए मोशन का इक्वेशन। ma इक्वल टू mg sin माइनस फ्रिक्शन, स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन म्यू के इंटू एन, स्लाइड कर रहा है ना, तो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू के इंटू एन। एन बराबर निकाले हुए, एन बराबर आप लिख सकते हो mg cos थीटा, यहाँ प्लेस कर देते हैं। तो m सारे कैंसिल हो जाएंगे और एक्सेलरेशन आप इस केस में कह सकते हो g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के इंटू कॉस। ठीक है, तो अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो इस तरह से ये। अब हो सकता है इंक्लाइन प्लेन में ब्लॉक जो है वो यूनिफॉर्मली स्लाइड कर रहा हो। ये ब्लॉक मूविंग uniformly, sliding uniformly, sliding down uniformly, sliding down uniformly. Uniformly मतलब acceleration zero, velocity constant. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि mg sin theta that will be exactly equal to mu k into n. mu k into n स्लाइड कर रहा है ना, घसटा रहा है ना, mu k into n. So इस केस में sin थीटा ये बराबर होगा mu k into mg cos थीटा। mg कैंसिल हो जाएंगे, so tan थीटा that will be equal to mu k. ये सारी स्थितियां हैं। अगर हम एक दूसरी स्थिति लेते हैं, सपोज कीजिए इंक्लाइन प्लेन है और ये ब्लॉक है और इसको हम ऊपर की तरफ खींच के ले जाना चाहते हैं, तो बताइए ऊपर हमें मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये ब्लॉक
स्लाइड अप हो सके। ऊपर कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये ब्लॉक ऊपर स्लाइड अप हो सके? mg sin थीटा। सरफेस की कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो इसका जवाब mg sin थीटा गलत होगा। एक फोर्स तो लगेगा mg sin थीटा और एक फोर्स फ्रिक्शन का लगेगा म्यू एस इंटू एन, है ना। घटाने की स्थिति में हम पहुंचा दिए हैं। तो मिनिमम फोर्स की जो वैल्यू होंगी वो होंगी mg sin थीटा प्लस म्यू एस इंटू एन। एन बराबर वही होगा ऊपर वाला mg cos थीटा। mg sin थीटा प्लस म्यू एस इंटू cos। ये मिनिमम फोर्स है। इससे ज्यादा लगाएंगे तो बॉडी एक्सेलरेट करते हुए ऊपर जाएगा, इससे कम लगाएंगे तो बॉडी नहीं चलेगा, बॉडी वहीं रुका रहेगा। ऐसा नहीं कि बॉडी नीचे गिरेगा। ठीक है, क्योंकि बॉडी नीचे जाने के लिए फ्रिक्शन तब ऊपर लगना है। ये है, बाकी सारे प्रॉब्लम्स में सिचुएशन मिलेंगे उसके अकॉर्डिंगली। ये था फ्रिक्शन। अगले क्लास में हम फ्रिक्शन के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे।